अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी एपिसोड नंबर 18। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर सकते हैं, शुक्रिया। दरख्शां ने बहारे को रोटी बेलते हुए हैरत से देखा था, जिसका रोटी के साथ दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं लग रहा था। तवे पर डालते हुए रोटी का नक्शा पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका था। यही हाल चूल्हे पर रखी चाय का था, जिसे चाय के अलावा सब कुछ कहा जा सकता था। बहारे ने कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए चम्मच कढ़ाई में जोर से पटका तो बहारे की कलाई में पैनी चूड़ियां भी जोर से खनक उठी थी। दरख्शां ने बहारे के खूबसूरत चेहरे पर निगाह डाली, जो गुस्से की हद से सुर्ख हो रहा था। बहारे बाजी, तुम किसका गुस्सा किस पर उतार रहा है। तुम रहने देता, हम कर लेते ये सब कुछ। दरख्शां ने बहारे के बने सवेरे वजूद पर नजर डालते हुए कहा, जो गुलाबी कामदार लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी। सर पर नेट का दुपट्टा ओढ़े हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने हुए थी। नफासत से किए हुए मेकअप में वो दमक रही थी, मगर पिछले 1 घंटे से वो किचन में काम करते हुए बुलंद आवाज में किसी को कोसने दे रही थी। ये सुनते किचन में मौजूद मुलाजमे कानों को हाथ लगाए अपनी हंसी छुपाने की नाकाम साई कर रही थी। अगर ये तुम खाना बनाती तो बहुत लजीज बनाती। मैं ये खाना इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आज इसका ये आखिरी खाना हो। बहारे ने दांत पीसते हुए कढ़ाई में नमक के भर भर कर चम्मच डाले थे। अल्लाह का खौफ करो बहारे बाजी, क्यों श्री राम लल्ला की जान लेने पर तला हुआ है। बकरे का गोश्त इतना नमक से जहर बन गया होगा। दरख्शां ने कानों को हाथ लगाए थे। मैं खौफ करूं, इससे खौफ नहीं है अल्लाह का। मैं इससे तैयार होकर किचन में खाना बना रही हूँ क्योंकि इससे मेरे हाथ का खाना खाना है। एक तो मेरी मोड़े किसी जलाद से कम नहीं है। श्री राम ने मेरे हाथ के खाने की फरमाइश की तो मोड़े ने मुझे किचन में भेज दिया। जरा तरस नहीं आया मुझ पर। बहाने ने भीगे लहजे में दहाई दी तो किचन में खड़ी मुलाजमों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। तुम लोग देखना, ये इसका आज आखिरी खाना होगा इंशाअल्लाह। बहाड़े ने कहते हुए चाय की केतली में चम्मच भरकर मिर्चों का डाला था। बहाड़े खाने की ट्रे पकड़े श्री राम के कमरे में दाखिल हुई थी। श्री राम सोफे पर बैठा अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते सीधा हुआ था। गहरी नजरों से बहाड़े को देखा, जो गुलाबी सूट में दहकता अनार लग रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में इसका दहकता दहकता सुर्ख चेहरा श्री राम के तपते दिल पर भवारसी नछावर कर गया था। बहाड़े ने शेराम के सामने रखी हुई टेबल पर खाने की ट्रे जोर से पटकी थी। ये क्या तरीका है खाना पेश करने का। शेराम ने बहाड़े के तपे हुए चेहरे को देखा था सर्द लहजे में, और ये कहा, ये वही तरीका है जो तुम डिजर्व करते हो। बहाड़े ने तंग कर जवाब दिया था, मैं क्या डिजर्व करता हूँ क्या नहीं, वो तुमसे बेहतर तुम्हारी मोड़े जानती है। मुझे तो सिर्फ तुम ही डिजर्व करती हो, तभी तो तुमने इतना बन संवर कर किचन में मेरे लिए ये शहकार बनाया। शेराम ने जली हुई रोटी को उठाकर देखा, जिसे सब कुछ भी कहा जा सकता था मगर रोटी नहीं कहा जा सकता था। श्रीराम ने चाय का कप को उठाकर लब्बों से लगाया तो पहाड़े के लब्बों को मीठी मदम से मुस्कुराहट ने छुआ। चाय का एक घूंट श्रीराम के हलक में उतरना था और पहाड़े के जले हुए दिल को सुकून मिल जाना था। श्रीराम अपने लब्बों तक चाय का कप ले जाते हुए रखा था। पहाड़े के लब्बों पर फैली दिल फरेब मुस्कुराहट देखकर श्रीराम ने चाय का कप बगैर घूंट बड़े वापस टेबल पर रख दिया था। क्या हुआ है, पियो ना, रुक क्यों गए। पहाड़ ने उजलत भरी बेचैनी से कहा, चाय का जो कलर है इस कलर ने मुझे चुनकाया है, क्योंकि इस कलर की चाय मैंने आज तक नहीं देखी। फिर सोचा, डॉक्टर बहारे तो यहाँ की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है, पढ़ी लिखी एमबीबीएस है, यकीनन शहर में ऐसी ही चाय होती होगी। मुझ जैसे उजाड़ गनवार को क्या पता शहर के खानों का, मगर जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है इसने मुझे ज्यादा चुनका दिया है। मुझे देखकर तुम्हारे नक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, कुछ तो गड़बड़ है। शराब ने तजिया लहजे में कहते हुए अपनी घनी बीएड पर हाथ फेरा। गड़बड़ चाय में नहीं है शराब, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। तुमने जानबूझकर मोड़े से कहा कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना है, अभी थोड़ी देर बाद मंगनी का खाना है, मगर नहीं, तुमने मुझे अजियत देने के लिए ये सब किया। सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए किचन में खाना बना रही थी। तुम देखना शहराम, तुम मेरा दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रहोगे। बहारे ने भीगे लहजे में इसे बद्दुआ दी। जब से तुम्हारे साथ निकाह हुआ है तुम्हारी बददुआओं के हसार में हूँ, मगर अफसोस तुम्हारी कोई बददुआ मुझे आज तक नहीं लगी। ये भीगी खूबसूरत आंखों में ठहरे आंसू मुझे कुछ पसंद नहीं आए, इन्हें तो तुम्हारे रखसार का हिस्सा बनना चाहिए। शेराम चाय का कप पकड़ते सोफे से उठते बहारे के मुकाबिल जा खड़ा हुआ था। पियो इसे। शेराम ने कप इसके सामने किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं क्यों पीने लगी इसे, तुमने अपने लिए बनवाया, तुम पियो। बहारे एकदम गड़बड़ाई थी। मुझे लगता है तुमने इसमें जहर डाला है, पहले इसे पीकर मेरी तसल्ली करवाओ, फिर ही मैं पीऊंगा। शेराम ने संजीदगी से कहा, शेराम, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। तुम्हारी हैसियत मेरे नजदीक सिर्फ सिफर बराबर है कि मैं तुम्हें कत्ल करके खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। डॉक्टर बहाड़े ने अभी बहुत कुछ करना है। बहाड़े ने नाक चढ़ाया था। हम
डॉक्टर बहाड़े फांसी पर नहीं चढ़ना चाहती, मगर शेराम खान ज्यादा तो चाहता है डॉक्टर बहाड़े हर वक्त खुद को सूली पर लटका महसूस करे। इसलिए तो तुम्हारी रुखसती करवा रहा हूँ, ताकि इस कमरे में मेरी पनाहों में तुम तड़प तड़प कर मर जाओ। शेराम ने ठंडे पुरस्कून लहजे में कहते हुए कप वापस टेबल पर रखा और बहाड़े को कलाई से खींचकर अपने सीने से भेजा। छोड़ो मुझे, बेशर्म इंसान, ये क्या कर रहे हो? शेराम के खींचने के अंदाज पर बहाड़े का रंग सुर्ख पड़ा था। अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? शेराम ने मजीद इसे अपने सीने में भेजा था। बहाड़े ने इसके सीने से बनती इसकी धड़कनों को सुनते सुर्ख पड़ रही थी। तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। जब जब मेरे पास आया करो तो अपनी जुबान को ताला लगा कर आया करो, मगर तुम्हें अपनी जहरीली जुबान के जोहर मेरे सामने जरूर जाहिर करने होते हैं। शेराम ने भी और भी सख्ती से बहाड़े को खुद में भेजा था। बहाड़े के बनाए हुए खाने से कहीं ज्यादा इसके चेहरे पर फैली नागवारी ने शेराम के इश्तिआल में इजाफा किया था। शेराम, छोड़ो मुझे। बहाड़े शेराम के हिसार में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। ठीक है, छोड़ दूंगा, पहले चाय का कप खत्म करो। शेराम ने बहाड़े के कमर के गिर्द अपना हिसार मजीद मजबूत किया था। शेराम की कुर्बत में बहाड़े की सांसें रुक रही थी। वो इसे खुद में बेचना जा रहा था, जैसे ठीक है शेराम, छोड़ो मुझे, मम मैं चाय पीने को तैयार हूँ। बहाड़े ने इसके हिसार में मचलते हुए कहा। मेरी बाहों में रहने से ज्यादा तुम्हें ये चाय पीना बेहतर लगा? शेराम के चुपते लहजे में कड़ब की आमेजिश थी। ये तो सिर्फ बदमजा चाय है। मुझे यकीन है तुम मुझसे जान छुड़वाने के लिए जहर भी पी सकती हो। शेराम ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ इसे अपने हिसार से आजाद किया था। इससे पहले बहाड़े कमरे से बाहर निकलती, शेराम ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा लॉक किया था। क्या चाहते हो शेराम? बाहर मंगनी का फंक्शन है, तुमने मुझे यहाँ महसूर करके रखा हुआ है। बहाड़े गुस्से से चलाई। चाय पियो और यहाँ से चली जाओ, शेराम संजीदगी से कहता हुआ आगे बढ़ा। बहाड़े पैर पटकती फिर से दरवाजे की जानब बढ़ी थी। इसे चाय में इसमें ने कितने ही मसाला जात डाले थे, इसे पीने का सोचकर ही इसे मतली हो रही थी। बहाड़े को दरवाजे की जानिब बढ़ते देखकर शेराम ने इसे कलाई से पकड़कर सोफे पर पटका। बहाड़े बुरी तरह सोफे पर आ गिरी थी। बहाड़े ने हैरत से अपनी फटी फटी आंखों से अपने सामने खड़े इंसान को देखा, जो आज फजूल से जिद लगाए बैठा था। इतना जिद्दी तो वो कभी नहीं था। शेराम कुर्सी खींचकर इसके मुकाबिल हो करते हुए सोफे पर बैठा, अपनी शर्ट ठीक करते, आस्तीन के कफ खोलते हुए इसे कोनियों तक चढ़ाया था। बहाड़े की पटी पटी आंखों में झांकते सिगरेट सिलगा कर लब्बों से लगाया। बहाड़े ने हंसते हुए शेराम को इल्तिजाई नजरों से देखा था। चाय पियो। शेराम ने बहाड़े की आंखों को इल्तिजा नजरअंदाज करते टेबल पर रखे चाय के कप की तरफ इशारा किया। मम मैं ना पीऊं तो? बहाड़े ने मन मनाते हुए घबराते लहजे में पूछा। मुकाबिल सिगरेट लब्बों में दबाए बहुत सर्द नजरों से इसके वजूद पर नजरें गाड़े हुए था। इसकी गहरी नजरें इसे अपने आर पार होते महसूस हो रही थी। तो मैं प्यार से अपनी गोद में उठाए तुम्हें बेड पर ले जाऊंगा, इत्मीनान से जवाब आया। बहाड़े शेराम की बात सुनते सुर्ख पड़ी थी। दांत पीसते हुए सामने बैठे पहाड़ी इंसान को देखा, जिसके तासरात सख्त चट्टानों जैसे ही थे। बहाड़े ने गहरी सांस भरते चाय का कप उठाकर इसे लब्बों से लगाया था। एक ही सांस में ये सारी चाय पियो, वरना आज तुम मंगनी के फंक्शन में शिरकत करोगी ये भूल जाओ। शेराम ने बहाड़े की तरफ झुकते हुए अपनी सिगरेट का धुआं इसकी गर्दन पर छोड़ते हुए इसकी गर्दन पर लब रखे थे। बहाड़े ने इसके लब्स पर सिलक उठी थी। दूर रहो मुझसे, चाय पी तो रही हूँ। बहाड़े ने इसे खशमगी नजरों से घूरा। जल्दी से पियो ये चाय और ये खाना खत्म, वरना ये लब तुम्हारी शाहरुख को ही नहीं चूमेंगे। इनका सफर बहुत तवल और बहुत जारहाना होगा। शेराम ने इसकी गर्दन पर लब बाइट छोड़ी थी। बहाड़ ने गुस्से से शेराम को खुद से दूर धकेलते हुए इसके दिए हुए निशान पर हाथ रखा, जहां मीठी सी चुभन हो रही थी। शेराम कुछ तो ख्याल करो, बाहर कितने मेहमान हैं, सब क्या कहेंगे, हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं? बहाड़े को चाय पीने के ख्याल से ही पसीने छूट रहे थे। वो खाना खाने का भी कह रहा था। कुछ नहीं सोचेंगे, जो सोचेंगे वो आज रात लगे हाथ तुम्हारी रुखसती कर देंगे। तुम इस कमरे में मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओगी, फिर रोज मेरे लिए इस तरह खाने की ट्रे सजाकर कमरे में लाया करोगी, और मैं बड़े प्यार से पहले तुम्हें खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। चलो मुंह खोलो। शेराम ने बाइट बनाकर बहाड़े की तरफ बढ़ाई थी। बहाड़े ने सख्ती से अपने लब एक दूसरे में प्योसित किए थे। मुंह खोलो बहाड़े, वरना मैं जबरदस्ती भी तुम्हारा मुंह खुलवा सकता हूँ। मुझे जानती हो तुम अच्छी तरह। इस दिन तुम्हारे कमरे में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, आज वो मेरे कमरे में हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि आज तुमने क्या मैचिंग की है। शेराम की दो मायनी बात का मतलब समझते पहाड़े शर्म से सुर्ख पड़ी थी। शेराम इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर अपने लब दांतों में प्योसत कर गया था।
इसका शर्मो खफत से सुर्ख चेहरा श्रीराम का दिल बुरी तरह धड़क गया था। श्रीराम कुर्सी पर बैठे ही इसकी तरफ झुका तो वो कप हाथों में थामे सहमते हुए सोफे की पुश्त के साथ टेक लगा गई थी। डॉक्टर बहारे, आज जब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो फर्क सिर्फ इतना होगा, इस दिन तो कुछ नहीं हुआ था, आज बहुत कुछ हो जाएगा। चलो शाबाश, मुंह खोलो। श्रीराम ने इसके कान की तरफ झुकते मध्यम सरगोशी करते पहाड़े से चाय का कप लिया, जो किसी भी वक्त पहाड़े के हाथों में लड़ते इसके ड्रेस को दागदार कर सकता था। श्रीराम ने पहाड़े को सर्द नजरों से घूरते हुए बाइट पहाड़े की तरफ बढ़ाई। श्रीराम की धमकी सुनकर पहाड़े अंदर तक लड़ज उठी थी, इसलिए जल्दी से मुंह खोला। बहाड़े ने बहुत मुश्किल वो नवाला अपने गले के अंदर उतारा था। शदीद नमक और मिर्च होने के बायस इसकी आंखों में पानी जमा हुआ था। मिर्च थोड़ी ज्यादा है लगता है, चलो कोई बात नहीं, ये चाय पियो। श्रीराम ने बहाड़े की भीगी आंखें देखते तंजिया मुस्कुराहट करते हुए चाय का कप बहाड़े की तरफ बढ़ाया। श्रीराम, बहाड़े ने भीगे लहजे में श्रीराम को पुकारा। चाय पियो, ऐसे मत देखो। श्रीराम ने सर्द सख्त लहजे में कहते बहाड़े की तरफ चाय का कप बढ़ाया। बहाड़े ने कपकपाते हाथों से चाय का कप थाम कर लब्बों से लगाया था। एक घूंट बढ़ते ही से खांसी का शदीद दौरा पड़ा था। बहाड़े मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी थी। श्रीराम इत्मीनान से सोफे पर बैठे सोफे के साथ टेक लगाया अपनी शोला ज्वाला बीवी को इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बहाड़े दल्ले दलाए चेहरे के साथ बाहर आई थी। वो गुस्से से श्रीराम की तरफ बढ़ी। तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तुम चाहते थे ये मंगनी में शरीक ना हो। तुम खुश हो जाओ, मैं नहीं शरीक हो रही। मेरा सारा ड्रेस खराब हो गया, मेरा मेकअप खराब हो गया। खजस्ता की बारात भी मैंने तुम्हारी वजह से अटेंड नहीं की थी। मेरी हर खुशी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलता है? बहारे रोते हुए चीखी थी। वही जो तुम्हें मिलता है, यानी सुकून। श्रीराम ने आंखें मूंदते सुकून से जवाब दिया। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, बहारे चीखी। मी टू माई स्वीट वाइफ, मी टू माई स्वीट वाइफ। श्रीराम ने इसी सुकून से जवाब दिया। मैं कभी ये रुखसती नहीं करूंगी, मैं इस हवेली से भाग जाऊंगी। बहारे ने श्रीराम को पुरसुकून देकर गुस्से से तलमलाते हुए से आग लगाने की कोशिश की। ये कोशिश भी करके देख लेना मेरी पढ़ी लिखी जाहिल बीवी, फिर श्रीराम खान ज्यादा अपनी औकात पर आते हुए तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखा देगा। तुम मेरे अनपढ़ होने का मातम ही नहीं मनाऊंगी, बल्कि मेरे जंगली होने का मातम तुम गढ़ वालों से खुद को छुपा कर रखते हुए मनाओगी। वो हाल करूंगा, तुम किसी के सामने जानने के काबिल नहीं रहोगी। श्रीराम ने सोफे से उठते पहाड़े के मुकाबिल आन खड़ा हुआ था। श्रीराम के लहजे के सर्दपन और आंखों की सुर्खी से इसे मजीद बोलने से रोका था। बहाड़ खामोशी से दरवाजे की जानब बढ़ी तो शेराम की सर्द आवाज पर रुकी थी। तुम्हारे पकाए हुए लजीज खाने की तस्वीरें तुम्हारी मोड़े के मोबाइल पर सेंड कर दी थी। बहुत तंजिया भी की है, बहुत तारीफ भी की है मैंने तुम्हारे सगरापे की। जो बहुत बेचैन हो रही है वो ये खाना खाने को। श्रीराम ने तंजिया कहते हुए खाने की ट्रे बहाड़े के साकत वजूद की तरफ बढ़ाई थी। बहाड़े की रंगत ये सुनकर सफेद पड़ी थी। बहाड़े ने कपकपाते हाथों से वो ट्रे थामी और खामोशी से वहां से चली गई। बहाड़े के जाने के बाद श्रीराम ने चाय का कप उठाकर बहाड़े के होठों की लिपस्टिक मारक वाली जगह पर अपने लब रखते हुए एक घूंट लिया। शदीद जलन से इसे अपने गले में उतरती महसूस हुई थी। बेवकूफ लड़की। श्रीराम ने बड़बड़ाते हुए कप वापस टेबल पर रखा था, अपनी गर्म शाल कांधों पर डाले बाहर निकल गया। अबीर अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज पर अबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबर को कमरे में दाखिल होते देखकर अबीर की रंगत फक हुई थी। अबीर ने जल्दी से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह खुद पर लिपटा था। बबर को कमरे में को लगाते देखकर अबीर अपने खौफ पर काबू पाते बबर की तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हो तुम? अबीर ने चीखते हुए बबर से सवाल किया। अबीर, मुझे एहसास हो गया है जो मैं तुम्हारे साथ किया तुम बहुत अच्छा है, मुझे माफ कर दो। बबर का अबीर के मुकाबिल आते हुए इसके सामने हाथ जोड़ते इल्तिजाइया अंदाज में कहा। अबीर हैरानगी से बबर को देख रही थी जो सर झुकाए नादम सा खड़ा था। इसका नम लहजा अबीर को चौंका गया था। अबीर, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं माफी मांगने के लिए भी लायक नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हम इतना जालिम कैसे हो सकता है? तुम जैसा हसीन परी जो सिर्फ प्यार करने के काबिल है, इसके सामने ऐसा बेरहमाना सलूक कैसे कर सकता है? हम लानत हो हम पर। पापड़ ने अबीर के शोल्डर पर बेबाकी से अपनी उंगलियां फेरती थी। अबीर गुस्से से सुर्ख होते पीछे हुई थी। दूर रहो बबर्क मुझसे, अबीर ने सख्ती से तंबीह लहजे में कहा। देखो अबीर, भरोसा करो हम पर, आज रात सिर्फ हम तुमको इतना प्यार करने आए हैं, इस बेड पर हम तुम्हारा सारा गिला शिकवा दूर कर देगा। बबर्क इसकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे को हुई थी। बबर्क, तुम जैसा शैतान कभी नहीं बदल सकता। अबीर इसकी बात सुनते पीछे को कदम बढ़ाते पूरी तरह कुव्वत से चीखी। बबर्क ने इसे पीछे की तरफ कदम बढ़ाते देखकर इसे दोनों शोल्डर से झगड़े से अपनी आईनी गिरफ्त में लिया। क्या समझा था तुम हम तुमसे माफी मांगने आए हैं? बबर्क ग्रह, ठीक समझा था तुमने।
हम कभी नहीं बदल सकता। हम वो करने आए जो हम इतने अरसे से ना कर सका। तुम्हारा भाई ने जो हमारे साथ किया, आज तुम इसका हिसाब चुकाएगा। बबर्क गुस्से से गिर जा। बबर्क, अबीर इसका अपने दुपट्टे की तरफ बढ़ता हाथ देकर चीखी थी। मचाओ शोर, जितना तुम आज शोर मचा सकता है। तुम्हारा शोर इसी कमरे में दे जाएगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी पहचान भूल जाएगा। बबर्क ने इसका दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका। इसे बालों से पकड़कर अपने मुकाबले करते इसके लब्बों पर झुका तो अबीर ने इसे पूरी कुव्वत से धक्का देते हुए इसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया था, जिसे बबर्क ने बीच में ही रोककर इसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी थी। बबर्क, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। अबीर रोते हुए दर्द से चीखी थी। बहुत हो गया तुम्हारा नखरा और बहुत सह लिया हमने। अबीर ने इसकी कलाई मोड़ते हुए इसकी पुश्त से अपने सीने के साथ लगाई। अबीर दर्द से कड़कड़ाए रह गई थी। बस इतना दम खम होता है तुम औरत लोग में। आह, आउच, यही तो तुम लड़कियों पर सूट करता है। अब तुम थोड़ी देर तक दर्दनाक सिसकियां भी पड़ेगा, वो हाल करेगा हम तुम्हारा, तुम अपनी पहचान भूल जाएगा। बबर्क ने फंकारते हुए अबीर को बेड पर धक्का दिया। इससे पहले अबीर बेड से उठकर इस वैशी दरिंदे से अपनी जान छुड़वाती, वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी होता इस पर काबू पा गया। अबीर की चीख वो इसके जबड़े पर अपनी आईनी गिरफ्त जमाते हुए घूट चुका था। जरान, जो अबीर के चमड़े में कमरे में किसी काम के लिए आया था, कमरे से आती घटी घटी चीखें सुनकर जरान परेशान हुआ था। दूसरे ही पल जरान के खून में दहकता अलाव बढ़ उठा था। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए इसे घुमाया तो वो लॉक था। अबीर ने दरवाजा खोलो। जरान ने अबीर के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। घटी घटी चीखों की आवाज बढ़ी थी और जरान दरवाजे के बाहर खड़ा अतैशो आलम में पागल हुआ था। जरान ने पूरी कुव्वत से हैंडल को घुमाया और दरवाजे को जोर से धक्का दिया था। दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बर्क, जरान जोर से दरवाजा खटखटाते हुए गिराया। बबर्क की तवज्जो जरान के चलाने और दरवाजा खटकाने पर जरा भटकी थी। अबीर ने इसकी गिरफ्त ढीली महसूस करके इसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था और दरवाजे की जानिब बढ़ी। बबर्क अबीर के पीछे भागा था। बबर्क ने इसे पीछे से बालों से पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा, मगर इतनी देर में अबीर दरवाजा खोल चुकी थी। जरान को देखते वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर इसके सीने में समा गई। अबीर को बगैर दुपट्टे और फटी होती आस्तीन के साथ देखकर जरान का चेहरा लहू छलकाने लगा था। वो कमरे में मौजूद बबर की तरफ बढ़ा और जो अपनी मूछों पर हाथ फेरते इस्तजाइया अंदाज में जरान को देख रहा था। जरान ने आगे बढ़ते बबर को कॉलर से जकड़ते इसके मुंह पर बेजरिया मुक्के जड़ दिए थे। लल्ला, तुम होश में तो है, ये क्या कर रहा है? तो बबर का अपना गिरेबान छुड़वाते हुए चलाया। वही कर रहा है जो तुम जैसे बेशर्म बेगैरत इंसान के साथ करना चाहिए। जरान ने इसे कॉलर से दबोचते हुए घसीटा था। बेगैरत मैं नहीं, तुम जो मियाँ बीवी के बीच आ गया। ये जो तुम शोर कर रहा है, भूलो मत, नीचे मेहमान है, बरादरी का लोग है। वो सब मुझ पर नहीं तुम पर थू थू करेगा। मुझे नहीं, तुम अपनी बहन को गंदा कर रहा है, इसलिए अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। नीचे तक शोर गया, हम सब कुछ भूल करते अबीर की रुखसती करवा लेगा, वो भी आज और अभी। बबड़ अपना गिरेबान छुड़वाते हुए कमीनगी से मुस्कुराया। लाला, छोड़ दे इसे, बात खत्म करें, नीचे बहुत सारे मेहमान हैं, अगर बात इन तक पहुंच गई तो वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। अबीर ने अपना दुपट्टा जमीन से उठाते जरान की तरफ बढ़ी थी। जो भी सोचते हैं सोचें, मगर आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसका वो हाल करूंगा, ये याद रखेगा। देखता हूँ कैसे करवाते हैं तुम्हारी रुखसती। अबीर का भाई अभी जिंदा है। जरान ने अपने सीने पर जोर से हाथ मारा था। बबड़क जरान की बात सुनते गहरा मुस्कुराया था और दूसरे ही लम्हे बबड़क ने अपनी कमीज की जेब से पिस्टल निकालकर जरान के सीने पर तानी। अबीर ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी थी। जरान खुद पर पिस्टल ताने देखकर तंजिया मुस्कुराया था। चलाओ गोली, जरान चीखा। तुम्हें क्या लगता है लाला, हमने ये पिस्तौल शोर मचाने के लिए तुम्हारे सीने पर तानी है? इससे हम तुम्हें मारना ही है, मगर हम बस ये सोच रहे हैं तुम्हारा खून करके हम सब से क्या कहेगा, तुम्हारा गंदे खून का इल्जाम किस पर लगाएगा? बब्बड़ अपनी कनपट्टी पर उंगली फेरते हुए बोला। तुम्हें मारकर हम तुम्हारा खून का इल्जाम तुम्हारे बहन पर लगा देगा, कैसा? बब्बड़ पिस्टल जरान की तरफ किए कहकफा लगाकर हंसा था। जरान ने सुर्ख होती आंखों से बब्बड़ को देखा। पता है क्या कहेगा? तुम्हें अबीर के किसी आशिक के बारे में पता चला, तुम गैरत में अबीर को मारने आया था और तुम्हारी पिस्टल से अबीर ने तुम पर ही गोली चला दी। बबड़क ने अपनी बात मुकम्मल करते फिर से कफा लगाकर हंसा था। जरान के माथे की वेंज नुमाया होकर उभरी थी। बबड़ की बात सुनते लहू में शरारे उठे थे। जरान ने एक ही जुस्त में बबड़ के हाथ से पिस्टल छीनते हुए इसके जख्मी बाजू को मरोड़ दिया था। बबड़ किसी हमले के लिए तैयार नहीं था। बाजू में उठते दर्द से वो बुरी तरह चलाया। लाला, छोड़ दे इसे, ख्वामखा तमाशा बन जाएगा। अबीर ने मुल्तजी लहजे में दरख्वास्त की। वो कभी भी इस वैसे इंसान के साथ रुखसत नहीं होना चाहती थी। अबीर, बहन हो तुम मेरी, मरता मर जाऊंगा, इसके साथ तुम्हारी रुखसती नहीं होने दूंगा। जरान ने अबीर के सर पर हाथ रखा। जरान बबर को गिरेबान से पकड़ कर घसीटते हुए बाहर लाया था
और बेरहमी से सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। बबर्क तमाम सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे आया था। जरान खाने के लाउंज में बैठी तमाम मेहमान खवातीन शोर सुनते बबर्क और जरान की तरफ बढ़ी। बबर्क जमीन पर लेटा बुरी तरह चीख रहा था। इसके बाजू से खून रस हो रहा था, सर से भी खून बह रहा था। जरान बुरी तरह इसके पहलू में अपनी भारी बोट वाले पांव मार रहा था। जरान को शदीद में गुस्से में देखकर खवातीन आगे नहीं बढ़ी थी। रोजनिया खानम बबर्क की हालत देखकर गश खाने को थी, मगर जरान को रोकने की इन्होंने भी हिम्मत नहीं की थी। वो अपने बेटे की हरकतों से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए जरान को गुस्से में देखकर तड़पते हुए भी आगे नहीं बढ़ी थी। जरान ने बबर्क को कॉलर से जगड़े उठाया और जोरदार पंच इसके मुंह पर दे मारा। वो जमीन पर गिरे दर्द से आप पुकारने लगा। जरान ये क्या कर रहा है तुम? अमीना खानम ने आगे बढ़ेंगी। खबरदार मोड़े कोई भी आगे बढ़ा, मैं आज सारे लिहाज भूल जाऊंगा। जरान ऊंची आवाज में दहाड़ा। अपनी छोटी पिंक कलर की लॉन्ग मैक्सी में दुल्हन बनी खड़ी थी। जरान का ये अमल देखकर वो काम कर रह गई थी। जरान को बबर्क को सीढ़ियों से धक्का देते हुए भी अब्रिश ने देख लिया था। कोई इतना बेरहम इतना जालिम कैसे हो सकता है? वो मुंह पर हाथ रखे बेयकीनी से जरान को गुस्से में देख रही थी, जो बेदर्दी से बबर्क को मार रहा था। अब्रिश ने भीगी आंखों से लड़ते हुए शिकवा के नजरों से जिले को देखा, जो अब्रिश की आंखों में ठहरी सराइस्मिगी देखकर वो अपनी नजरें चुरा गई थी। जरान को इतने गुस्से में देखकर वो खुद हैरान थे। जरान ने बबड़ के मुंह पर जोरदार पंच दे मारा तो बबड़ की चीख के साथ अपनी की चीख भी गुंजी थी। जरान ने रुख पलटे हुए अपनी खून खुवार आंखें अब्रिश पर गाड़ी। अब्रिश ने जरान की सर्द नजरों पर कांपते हुए अपना मुंह पर हाथ रखा था। जरान बबड़ को कलर से घसीटते हुए मर्दाना खाने की तरफ बढ़ा। अब्रिश जिले को देखती सर नफी में हलाते भागते हुए मेहमान खाना की तरफ तेज तेज कदम उठाते बढ़ी थी। अरहम ब्लैक ट्राउजर पहने, शर्ट लेस, बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। हूर वॉशरूम से शावर लिए भीगी जुल्फों और भीगी आंखों के साथ दुल का ड्रेस पहनकर निकली थी। अरहाम और इसकी नजरें चार हुई थी। हूर ने अरहाम को एक नजर देखते अपने आंसू अपनी हथेलियों से साफ करते सोफे की जानब बढ़ते अपना दुपट्टा उठाकर सर पर जमाया। मुकाबिल से कैसा रिश्ता था? इसके इतने सतम ढाने के बावजूद भी इसकी गहरी आंखें इसी से शिकवा करती थी। अरहाम इसकी गहरी आंखों में पनाह शिकवे और दर्द को इग्नोर करते सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। हूर डल गोल्डन कलर की लॉन्ग मैक्सी में मलबूस थी, जिसकी लेंथ पैरों तक आई थी। पूरी मैक्सी पर नफीस सा काम हुआ था और गले पर मैरून बीड्स लगे थे। ये एक बहुत बड़े डिजाइनर की मैक्सी थी, जो अरहाम ने 10 लाख में गिले के लिए बनवाई थी। गिले ने एक बार पहनकर दोबारा पहनना पसंद नहीं किया था। गुल के फंक्शन पर पहनने वाले ड्रेसेस कमोबेश इतने ही मालिकियत के होते थे। और दुपट्टा और इस ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। ये दुपट्टा उतारो और मेरे पास आओ। अरहाम ने नरम लहजे में जाने किस एहसास से अपने पास बुलाया था। वो खुद नहीं समझ सकता था। शायद कुछ देर पहले अपनी सख्ती पर इसका लहजा नरम हुआ था, या फिर इसका भड़कता दू आतशा रूप वो देखना चाहता था। हूर इसकी बात सुनने खौफ से जर्द पड़ी थी। वो कांपते हाथों से दुपट्टा उतारकर अरहाम की तरफ बढ़ी। जज जी, हूर ने इसके पास खड़े आहिस्तगी से उंगलियां चटखाते हुए कहा। अरहाम इसका खौफ महसूस कर चुका था। पहले अपने बाल अच्छी तरह ड्राई करो, फिर तैयार होना। अरहाम ने इसके नशीबो फराज पर गहरी नजरें गाड़े काफी नरम लहजे में कहा। इसके लहजे में ना चाहते हुए भी नरमी दर्द आई थी। वो थोड़ी देर पहले इसके साथ नरमी इख्तियार करते करते काफी सख्ती कर चुका था। वो इसकी नरमी सहने की मजाज ना रखती थी, खजाज का सख्ती सह सकती। इसकी गर्दन पर अपने दिए गए बेरहम निशानों को बखूर देखते हुए अरहाम ने अपने लब बेचे थे। अरहाम को इतना तो एहसास था कि वो बहुत नाजुक है, मगर वो इस लड़की के साथ चाहकर भी नरमी नहीं बरत सकता था, जिसने पल भर में इसका सब कुछ छीन लिया था। अरहाम के लहजे की नरमी महसूस करते इसकी आंखों में जमा शबनम में एक बार फिर से आरस पर बही थे। नजरें उठाकर सितमगढ़ को देखा, जो अभी कुछ देर पहले अपनी हक मलकियत जताते इस पर काफी सख्ती कर चुका था। आराम इसकी गहरी आंखों में छुपे शिकवा को देखकर गहरा मुस्कुराया था। मेरी जान मत देखा करो मुझे ऐसी निगाहों से। गलती मेरी नहीं, तुम भी बहुत नाजुक और कम उम्र हो, अभी 18 साल की भी नहीं हुई। अब शादीशुदा मर्द से शादी की है, ये सब तो सहन करना होगा। मुझे बर्दाश्त करना यकीनन तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर अफसोस अब तुम्हें यही सब कुछ बर्दाश्त करना है, वो भी पूरी जिंदगी के लिए। मुझसे नरमी की तवक्का ना रखना। मेरी नरमी मेरी मोहब्बत की हकदार सिर्फ गुल थी, कोई और औरत कभी गुल की जगह नहीं ले सकती, तुम तो कभी नहीं। अब इस खान को तुम्हें ऐसे ही कबूल करना होगा। अरहाम इसकी तरफ निगाहों से देखा मुस्कुराया था। अरहाम की बातें हूर को अपने मुंह पर पड़ते तमतमाए महसूस हुए थी। हूर अरहाम की बात पर अपने बहते आंसू साफ करते खामोशी से ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई थी। वो अरहाम से बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए अब इसका हर हुक्म बताना खैर मान रही थी।
अभी थोड़ी देर पहले वो इसकी औकात अच्छी तरह याद दिला चुका था और वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इसकी हर नाफरमानी पर वो कैसे कैसे इसे अजियत दे सकता था। इसकी गुर्बत का खौफ इसके दिलो दिमाग में रच बस हो चुका था। हूर अरहम की बात पर अपने बहते आंसू साफ करते खामोशी से ड्रेसिंग मिरर के सामने जा खड़ी हुई। वो अरहम से बेतहाशा खौफजदा हो चुकी थी, इसलिए अब इसका हर हुक्म बताना खैर मान नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले वो इसकी औकात अच्छी तरह दिला चुका था। इसकी गुर्बत का खौफ इसके दिलो दिमाग में रच बस चुका था। अरहम खानजादा ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए हूर को एक नजर देखा, जो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपने गीले बाल ड्रायर से खुश कर रही थी। मिरर से नजर आता इसका अक्सर अरहम खानजादा को इसे देखने पर मजबूर कर गया था। डल गोल्डन कलर की मैक्सी में इसकी रंगत कंदन की तरह दमक रही थी। बेतहाशा रोने की वजह से सुनहरी रंगत में गुलाबीपन बिखरा था। गहरी आंखों का गुलाबीपन भी बहुत बढ़ गया था। मिरर के आगे खड़े इसके वजूद में हल्की हल्की लजराहट थी। शदीद रोने और बदन में उठती तकलीफ की वजह से इसके मुंह से अभी अभी दबी दबी सिसकियां खारिज हो रही थी, जिन्हें दबाने की वो नाकाम सही कर रही थी। इसका संगे मरमर सा मरे बदन मैक्सी में क्यामत ढा रहा था। वो बगैर दुपट्टे के अपना दो तआशा रूप देखकर मिरर के सामने खड़ी थी। बालों से टपटपाता पानी इसकी पुश्त को भी गीला कर चुका था, जिसके पास इसकी सफेद दूधहिया पुश्त वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। गीली मैक्सी से नजर आती बढ़ाना पुश्त पर आराम की शिद्दतों के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे, जिन्हें गहरी नजरों से देखते हुए राम ने सिगरेट का गहरा कश लिया था। चॉकलेट ब्राउन सिल्की बाल जो कमर से नीचे आते थे, इसके हसीन में मजीद इजाफा कर रहे थे। राम इसके बहकते रूप से नजरें चुराए सिगरेट पीने में मशगूल हो गया था, मगर यह राम खानजादा के लिए अब काफी मुश्किल साबित हो रहा था। खून ने अपने बालों को ड्राई करने के बाद इन्हें बर्श करके कैचर में मकीद किया। बेड से दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह सर पर ओढ़ा था। मैं बाहर जाऊं? खून ने अरहम की तरफ देखते हुए नम लहजे में पूछा। अरहम ने सिगरेट का धुआं खारिज करते इसे एक नजर देखा। ड्रेसिंग रूम में गुल का ज्वेलरी बॉक्स होगा, इसमें गुल के सोने की काफी ज्वेलरी है, वो लेकर आओ। अरहम ने इसके गोल्डन का मदार दुपट्टे के हाले में दमकते मासूम से चेहरे को एक नजर देखने के बाद सर अंदाज में हुक्म दिया। हूर इस बात में सर हिलाते खामोशी से ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई थी। ड्रेसिंग रूम से वापसी पर हूर के हाथों में एक लकड़ी का खूबसूरत सा ज्वेलरी बॉक्स था, जो काफी बड़ा और हैवी था। हूर ने मुश्किल ही उठाया हुआ था। हूर ने वो अरहम के सामने बेड पर खामोशी से रख दिया। वो नजरें झुकाए अरहम के सामने खड़ी थी। अरहम ने इसकी झुकी लजरती गनी पलकों की जबनिश को बखौर देखा था, जिस पर शबनम ठहरी सी गई थी। वो दिल करता है इसमें पहन लो, अरहम ने सर्द अंदाज में कहते सिगरेट एश ट्रे में मसला। हूर अरहम के सामने बेड पर बैठकर ज्वेलरी बॉक्स से अपनी मर्जी की ज्वेलरी तलाश करने लगे। अरहम इसकी हरकत का बखौर मुशाहिदा कर रहा था। वो नजरें झुकाए कांपते हाथों से ज्वेलरी से पता नहीं क्या तलाश कर रही थी। इस बॉक्स में गुल की काफी हैवी ज्वेलरी शामिल थी, जिसमें बाहरी चोकर्स, कड़े, झुमके, नेकलेस और सोने की माला भी थी। हून ने इसमें से छोटे छोटे गोल्ड के टॉप्स निकालकर कांपते हाथों से कानों में पहने और ज्वेलरी बॉक्स बंद करके रख दिया। अरहम का गुस्सा सो नेजे पर पहुंचा था। वो इसे किसी भी अमल से गरीब घर की लड़की नहीं लगती थी। इसे किसी भी चीज से कोई दिलचस्पी ना थी। किसी चीज के लिए इसकी आंखों में हर्ष नहीं होता था। गुल तो ऐसा नहीं थी। इसे गोल्ड की ज्वेलरी का क्रेज था। हर महीने आराम इसकी फरमाइश पर इसके लिए लाखों की ज्वेलरी बनवाता था। इससे पहले वो बेड से उठती आराम से इसे कलाई से पकड़ते अपनी तरफ खींच चुका था। वो आराम के बढ़ाना सीने से आ टकराई थी। खौफ और शर्म से सुर्ख पड़ते हून ने अपनी आंखें मैची। अरहाम ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करके इसे अपने लैब पर बैठाया, मतलब गोद में बैठाया। हूर कांपते हुए इसकी लैब पर बैठी थी। अरहाम के बढ़ाना सीने पर हाथ रखे वो इसकी गोद में बैठ गई। शदीद कांप रही थी। अरहाम इसके हसीन नकोश को गौर से देख के गया। सुर्ख सफेद देखती रंगत बंद आंखों पर गनहरी पलके लरज रही थी। मैसूर गन बदन से उड़ती दिलो फरेब खुशबू में आराम खानजादा कुछ देर में उलझा था। मेरी तरफ देखो। अरहम की आवाज पर हूर ने अपनी बंद आंखों को जग से खोलते सरस समीगी से अरहम को देखा। अरहम ने इस्तजाइया मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ा था। हूर ने अब की बार अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी। इतना फरमा बरदारी? अरहम ने तंजिया कहते इसकी गहरी क्रिस्टल ब्राउन आंखों को देखा, जो अब जरा सी भी जंबिश नहीं कर रही थी। टूट गई तुम्हारी सारी अकड़? अरहम तंजिया मुस्कुराया। तुम्हारी अकड़ तोड़ना तो बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ बिस्तर पर ले जाना पड़ेगा। अरहम ने इसका दुपट्टा तन से जुदा करते दूर उछाल दिया था। हूर के खौफ में इजाफा हुआ। वो दोबारा इन तकलीफ दे लम्हात से नहीं गुजरना चाहती थी। अरहम की सुर्ख आंखों को देखकर इसने यही समझा था वो दोबारा से सजा के नाम पर इसके जिस्म को बेदर्दी से रोंदेगा। अरहम इसकी साकत आंखों में ठहरे खौफ की बाबत लम्हों में जान चुका था। इतनी तो शफाफ आंखें थी। अरहम मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने में बेचे इसकी कैली पुष्ट पर अपने बेपाक हाथों का लम्स छोड़ गया था।
हूड बेबसी से शीर्षक कर रह गई थी। इसका हाथ रुका नहीं था। वो इसकी बेबसी से हिज उठाते इसे अच्छी तरह बावर करवा रहा था। इसके जिस्मो जान का अब वो मालिक है। इसके हाथ अच्छी तरह अब इसके जिस्म के हर हिस्से को महसूस कर रहे थे। हूड इसके सीने के साथ लगी बेआवाज रो रही थी। वो इसके हाथों की सख्ती भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो इस पर अच्छी तरह अपना हक जता रहे थे। इसके बदन की लजराहट महसूस करते अरहाम के गुस्से में इजाफा हुआ। बंद करो ये मासूमियत के ड्रामे के, तुम्हें मुझसे खौफ आता है। अरहाम इसे अपने सीने में बुरी तरह बेचते इसके कान में फंकारा। इसकी कान की तरफ हाथ बढ़ाते तकरीबन नोच कर इसके कानों में टॉप्स उतार कर दूर फेंके थे। खून ने दर्द से इसकी बढ़ते अरहाम की कमर पर अपनी उंगलियों का दबाव बढ़ाया। अरहाम की बेदर्दी से टॉप नोच करके उतार पर कानों पर शदीद उतार रहा था। अरहाम ने झटके से इसे अपने सीने से अलग किया। तुम अब कॉलेज गर्ल नहीं, बल्कि इस हवेली की बहू हो। यहाँ के तौर तरीके अपनाओ। अरहाम ने ज्वेलरी बॉक्स से बहुत हैवी गोल्ड का चोकर निकालकर हूड के गले में वो चोकर पहनाया। हूड की बैग से वो डोरी खींचते हुए इसका चोकर गले में एडजस्ट किया। हूड आराम के शर्ट लेस सीने के साथ लगी सुर्ख पड़ते अपना निचला जख्मी होंठ काट बेदर्दी से काट रही थी। अरहम की धड़कने तक इसे अपने सीने में बजते महसूस हो रही थी। इसकी महक तो वैसे ही इसके जिस्म में रच कर इसकी ही वजूद का हिस्सा बन गई थी। इसके बदन पर वो इतना अपना हर हक जताते इसकी बदन की गहराइयों में उतरते अपना हक अच्छी तरह जता चुका था। इसकी बदन की महक इसके वजूद का हिस्सा तो बनती ही थी। मुकाबल की कुर्बत और लमस इसे आग की मानंद महसूस होता था। इस वक्त वो इसकी पनाहों और गर्म सहसों की तपश या हिसार से वो अपने लब्बों पर ही जुल्म ढा सकती थी, वो जो बेरहमी से ढा रही थी। अरहाम ने इसे निचला लब काटते देखकर उंगली से अपना इसका निचला लब छुड़वाया। मेरी जान, तुम्हें बहुत शौक हो रहा है अपने जख्मी होंठ को जख्मी करने का, तो मैं मेहमानों के जाने के बाद ये शौक तुम्हारा अच्छी तरह पूरा कर दूंगा। अरहाम की बात पर हून ने फकत रंगत के साथ सन्नफी में हिलाते अपने लब एक दूसरे में प्योसत किए। हूर के इस तरह के मासूमियत बड़े एक्ट पर वो अपने लब भेज गया था। इतनी मकारी और सफाकी के धकाने के बावजूद वो कहीं से भी सफाक और मकान नहीं लगती थी। हूर के बेतहाशा हुस्न से ज्यादा हूर की मासूमियत अनान खानजादा को इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती थी। और हम इसके हसीन नकोश को गुस्से से देखने अपनी मीठी दबोच गया था। वो इस लड़की के साथ क्या सलूक करे इसे समझ नहीं आती थी। आइंदा मैं तुम्हें तुम्हारे होंठों के साथ ये करते हुए ना देखूं। अरहाम ने सख्ती से तंबिया की। पता नहीं क्यों इसे हूर की यह हरकत सख्त नागवार गुजरी थी। वो इस लड़की पर अब अपना मुकम्मल हक समझने लगा था। हूर ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। अरहाम ने ज्वेलरी बॉक्स से गिले गुल की सबसे हैवी गोल्ड के झुमके निकालकर हूर के कानों में पहनाए, तो हूर ने दर्द से सिसकारी बढ़ी थी। अब क्या हुआ? अरहाम ने इसके चेहरे को नरमी से थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया था। वो गोल्ड ज्वेलरी में कंदन की तरह दमक रही थी। अरहाम का लहजा ना चाहते हुए भी फिर से नरम हुआ था। कभी मासूमियत, कभी अपने हुस्न से वो इसे जेर करके भरपूर कोशिश कर रही थी। अरहाम ने अपनी सर्द सुर्ख आंखें इस पर गाड़ी। गले में चोकर, कानों में बड़े बड़े झुमके, इतनी सी ही तैयारी में इसका रूप दो आशा कर गया था। मम, मुझे आदत नहीं है इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने की, आदत नहीं है मुझे, गोल्ड सूट नहीं करता। हूड अपने कान पर हाथ रखकर सिसक पड़ी थी। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि इसके कान हैवी झुमकों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मगर वो अरहाम के डर से उतार ही नहीं रही थी। अच्छा, गोल्ड की आदत नहीं है तो क्या डायमंड पहनने की आदत है? अरहाम के इसके खूबसूरत चेहरे को देखते इस्तजाइया मुस्कुराया। हाँ, डायमंड पहनने की ही आदत है, हूर ने भीगे लहजे में कहते अपने आंसू साफ किया। अरहाम का हर तंजा इसे बहुत तकलीफ देता था। ना चाहते हुए भी इसका लहजा शिकवा करना हो जाता था। वही डायमंड जो तुम्हें तुम्हारे चाहने वाले ने दिया था। अरहाम की बात पर हूर ने जख्मी अंदाज में हिचकी लेते हुए अरहाम को देखा। ऐसे मत देखो मेरी जान, ये एटीट्यूड तुम पर सूट नहीं करता। सारी उम्र तुम्हारे बाप ने तुम्हें झूठा देकर पाला है। जोठन खाने वाली लड़की को ये नखरा सूट नहीं करता। अरहाम के जहरीले लहजे पर हूर ने अरहाम को एक नजर देखा जो शोला बड़ नजरों से घूर रहा था। हूर ने इसकी निगाहों की तपश से सहमते हुए नजरें झुकाई। वो खामोशी से अरहाम की गोद से उड़ती ड्रेसिंग मिरर के पास जा खड़ी हो गई थी। अपने जख्मी अंगूठे पर लिपटी पट्टी को देखकर, वो जो गीली होने के बायस तकरीबन खुल चुकी थी, हूर ने वो पट्टी बेदर्दी से खींचकर उतार दी थी। वो बेरहम सफाक इंसान को कुछ कह नहीं सकती थी, मगर खुद पर तो इख्तियार था, खुद को तकलीफ तो पहुंचा सकती थी। अरहाम ने इसकी हरकत बखौर देख रहा था। अपने जख्मी अंगूठे को देखकर वो बुरी तरह तड़पते हुए रो रही थी, जिसमें से फिर खून रसना शुरू हो चुका था। अरहाम लब बेचते गुस्से से बेड से उठा। इसे इस लड़की का हर अंदाज से मुश्तइल कर देता था। इसके जख्मी अंगूठे से निकला खून इसके ड्रेस को भी दागदार कर रहा था। अरहाम ने ड्रेसिंग के ड्रायर से बैंडेज निकालकर इसका हाथ थामा, तो हूर ने अपना हाथ पीछे किया था। मैं कर लूंगी, रहने दें आप।
हूर ने शबनी लहजे में कहते हुए अरहाम से बैंडेज लेनी चाहिए। अरहाम ने सख्ती से इसका हाथ अपनी आईनी गिरफ्त में जा गिरा था। ये नखरे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे दर्द की परवाह है। भाई मेहमान है इसलिए तुम्हारा एटीट्यूड माफ कर रहा हूँ, वरना बिस्तर पर ले जाकर तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छे से बताता। अरहाम ने सफाकी से कहते बेदर्दी से इसके अंगूठे पर पट्टी की थी। काश ये जख्म मेरा नासवार बनकर मेरी जान ले ले। हूर ने भीगे लहजे में कहते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया। इतने दर्द और तकलीफ भी में भी मुकाबिल का हुक्म इसके लिए मायने रखता था। ना सुबह तो बनेगा तुम्हारा पूरा वजूद, जब कतरा कतरा मैं तुम्हें दर्द दूंगा। हम अराम ने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर नरमी से हाथ रखा। हूर ने हिचकी लेते हुए अराम को देखा। अब ये हिचकियां बंद करो, अच्छा सा मेकअप करो, इन आंखों का काजल लगाओ। रो रो कर तुमने अपनी खूबसूरत आंखों का हशर बिगाड़ दिया है। मेहमानों के समानी तुम्हारी आंखों के मजीद आंसू ना पहने, इन लबों पर सिर्फ मुस्कुराहट हो। अराम ने इसकी थोड़ी नरमी से थामे सर्द लहजे में हुक्म दिया तो हूर इसकी आंखों के सर्दपन से घबराते हुए ना चाहते हुए भी जल्दी से इस बात में सर हिला गई थी। अरहम का डर खौफ इसके अंग अंग में समाते इसके हर हुक्म मानने पर मजबूर करता था। गुड, मेकअप करो, मुझे हमेशा तुम्हारे होंठों से सिर्फ जी का लफ्ज सुनना है। बाकी जितने लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकलेंगे तुम्हारी मुश्किलात इतनी ही बढ़ेंगी। आराम कहते हुए सोफे की जाने बढ़ते इस पर बैठकर हूर को देखने लगा, जो बकायदा कांपते हुए बुरी तरह सिसकियां बढ़ रही थी। हूर ने कांपते हाथों से लिपस्टिक उठाकर लबों पर लगाना शुरू की थी। बंद करो ये सिसकियां, आराम सर अंदाज में दाड़ा। पिछले 1.5 घंटे से ये सिसकियां सुन रहा हूँ। इसे अब नागवार गुजरने लगा था ये साउंड। हूर की खौफ से सिसकियां थम चुकी थी। अरहम सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गया था। जानता था मुकाबिल अपना सांस तक रोक देगा, मगर सिसकियां नहीं बढ़ेगा। वो सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाए अपना हाथ का मुक्का बनाए हल्का हल्का अपने होंठों पर मार रहा था। हूर ने ड्रायर से काजल निकाल कर अपनी आंखों में अच्छी तरह लगाया। मैं अब जाऊं? हूर ने अरहम को देखते फिर से इजाजत चाहिए। जाओ, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। अगर मोड़े या फिर किसी को भी तुमसे कोई शिकायत हुई, वादा है तुमसे आज की रात तुम्हारी आखिरी होगी। और हमने आंखें खोलते सोफे से टेक लगाई, इसे ऊपर से नीचे घूरते सर्द नजरों से तंबिया की। हूर अपनी भीगी आंखों से बेदर्दी से रगड़ते कमरे से बाहर निकल गई। हूर के जाने के बाद अरहम ने सिगरेट सिलगा कर लब्बों से लगाया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 80। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें ना मेरी जान। इतनी गर्मी में बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज। ढेर सारा प्यार दिल से आप लोगों के लिए।